Assalamu alaikum dear students. Today's topic is evaporation. ये evaporation, vapor pressure, boiling point ये तीनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेट करेंगे. इनको आपने ध्यान से देखना है, इनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं. ये फिजिकल केमिस्ट्री में बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कहलाते हैं. सबसे पहले evaporation की हम डेफिनेशन के ऊपर जाते हैं. सिंपली हम कहते हैं conversion of liquid into gaseous phase. यानी लिक्विड को जब हम गैस फेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, दीज आर सिंपली नोन एज वेपर्स. आपने वाटर वेपर्स के बारे में काफ़ी दफ़ा सुना होगा, इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जब आमतौर पर वाटर पड़ा होता है, मतलब पॉन्ड्स के अंदर, रिवर्स के अंदर या वैसे ही खुली जगह पे, तो वो अवेपोरेट होके वेपर्स की फॉर्म में ऊपर क्लाउड्स में ऐसा ऐसा कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है. वो हमें जाता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा होता. उसके पीछे रीज़न ये होती है, ये गैसेस फॉर्म में जाता है और दूर दूर इसके पार्टिकल्स होते हैं, हमें इतना क्लियर नज़र नहीं आता. थोड़ा सा अवेपोरेशन को हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि देखें, एक कंटेनर है आपके पास, उसके अंदर आपने वाटर पुट किया हुआ है. अब इसके अंदर डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स हैं. इन सारे वाटर मॉलिक्यूल्स की कुछ ना कुछ मोशन भी होगी, क्योंकि आपको पता है गैस पार्टिकल रैंडमली मूव कर रहे होते हैं और मोस्टली लिक्विड पार्टिकल भी रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, इसलिए इनके अंदर डिफ्यूजन वगैरह जो है वो पॉसिबल होती है. अब ये जो गैस पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, डेफिनेटली मोशन के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, और जब हम मोशन की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी की ज़रूरत होगी. तो सारे पार्टिकल्स के पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगी. बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक क्लास में बैठने वाले बच्चे जो हैं वो सारे एक कैलिपर के नहीं होते, ठीक है, सारों सबका कैलिबर एक दूसरे से डिफरेंट होता है. और भी डिफरेंट एग्जांपल्स हम इस तरह ले सकते हैं. तो यहाँ पे मौजूद सारे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगी, सबकी काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे से डिफरेंट होगी. अब जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी उसको एवेपोरेट करना आसान होगा, क्योंकि उसकी मोशन ज्यादा होगी, वो जल्दी से ऊपर को मूव करना चाहेगा. अब लिक्विड की अगर हम बात करें तो लिक्विड के एक मोल के लिए, फॉर वन मोल ऑफ, सॉरी लिक्विड की बात कर रहा हूं वाटर, फॉर वन मोल ऑफ वाटर 40.6 किलो जूल पर मोल. कुछ जगहों पे इसको ये असल में 40.67 है, तो अगर हम 2 डिजिट को राउंड ऑफ कर ले तो 40.7 किलो जूल पर मोल की वैल्यू भी ली जाती है. तो एक मोल वाटर पार्टिकल्स को एवेपोरेट होने के लिए 40.6 किलो जूल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. अगर इससे कम एनर्जी होगी तो 1 मोल पूरा एवेपोरेट नहीं कर पाएगा. बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आपको एग्जाम में से 100 में से 40 मार्क्स लेने जरूरी हैं. अगर आप 40 मार्क्स लेंगे तो आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होंगे. सेम ऐसे ही गैस पार्टिकल्स को एवेपोरेट होने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी की जरूरत होती है. अगर उनसे एनर्जी उससे कम हो तो वो एवेपोरेट नहीं हो पाते, अगर उतनी एनर्जी या उससे ज्यादा एनर्जी मिल जाए तो वो एवेपोरेट कर जाते हैं. अब लेट्स सपोज हम एक रफली सी डायग्राम बनाते हैं उसको अंडरस्टैंड करने के लिए. लेट्स सपोज मेरे पास यहां पे कुछ पार्टिकल्स हैं, 5 पार्टिकल्स मैं ड्रा कर लेता हूं. अब सबकी एनर्जी एक दूसरे से डिफरेंट है. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि इनको एवेपोरेट होने के लिए अगर 10 किलो जूल एनर्जी रिक्वायर्ड हो एक पार्टिकल को एवेपोरेट होने के लिए, तो इस पार्टिकल की 7 किलो जूल है, इसकी 5 किलो जूल है. ये रफली एग्जांपल दे रहा हूं, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है. इसकी 9 किलो जूल है, इसकी 5 किलो 6 कर लें, ठीक है, 6 किलो जूल है, और इसकी 8 किलो जूल है. अब रिक्वायर्ड एनर्जी से सबकी एनर्जी अभी फिलहाल कम है. हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी अगर पार्टिकल के पास होगी तो ये रैंडमली मूव करेंगे. जब ये रैंडमली मूव करेंगे इधर उधर तो किसी ना किसी पार्टिकल के साथ इनका टकराने की चांसेस बढ़ते जाएंगे. जब दो पार्टिकल एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो ड्यूरिंग कोलिजन ये एक दूसरे को अपनी एनर्जी ट्रांसफर भी कर सकते हैं. सेम ऐसे ही
आपने बिलियर्ड बॉल या स्नूकर गेम देखी होगी, उसके अंदर एक बॉल जब दूसरी बॉल को जाकर टकराती है तो पहली का चांस होता है वो थोड़ी, अगर तो सेंटर में जाकर टकराए तो पहली तो स्टॉप भी हो सकती है, अगली फुल एनर्जी के साथ मूव करती है, अगर साइड पे टकराए अगली मूव करना शुरू कर देती है, पिछली की मोशन थोड़ी सी कम हो जाती है। और रीजन ये होती है कि पिछले बॉल ने नेक्स्ट बॉल को अपनी एनर्जी ट्रांसफर की और खुद अपनी एनर्जी थोड़ी सी लूज कर दी एंड सो ऑन। सेम ऐसे ही अब ये 9 किलो जूल वाला पार्टिकल जो है अगर किसी पार्टिकल के साथ टकराता है तो ड्यूरिंग कोलिजन उसको कुछ एनर्जी मिल जाती है। लेट्स सपोज इसको 2 किलो जूल एनर्जी मिल गई, जैसे इसको 2 किलो जूल एनर्जी मिली इसकी एनर्जी 11 किलो जूल हो जाएगी। 11 किलो जूल एनर्जी के साथ ये एवेपोरेट करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही ये एवेपोरेट करेगा, अब ओवरऑल अगर हम कंटेनर की बात करें, इसमें 5 पार्टिकल थे, सबकी एनर्जी 12, 20, 34 किलो जूल हो गई। अब 11 किलो जूल वाला पार्टिकल इसमें से एवेपोरेट कर गया। 11 वाला एग्जैक्टली है तो नहीं, लेकिन कोलिजन के दौरान वो एनर्जी लेके 11 किलो जूल एनर्जी ऑब्टेन करके एवेपोरेट हो गया। अगर 11 किलो जूल वाला एवेपोरेट कर जाता है तो बाकी बच जाते हैं हमारे पास ऑलमोस्ट 23 किलो जूल। अब नेक्स्ट कोई और पार्टिकल किसी और के साथ टकराएगा, अपनी एनर्जी उतनी पूरी करेगा, वो भी एवेपोरेट करता जाएगा। देखते देखते सिस्टम की एनर्जी लो हो जाएगी। अब लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि 3-4 पार्टिकल ऊपर चले गए, अब बाकी जो 2 पार्टिकल बचे हैं उनकी एनर्जी बहुत ही कम हो गई, किसी की 2 किलो जूल रह गई है, किसी की 3 किलो जूल रह गई है। तो अब ये तो रिक्वायर्ड एनर्जी दोनों की मिला के भी 10 नहीं हो रही, तो ये क्या करते हैं, सराउंडिंग से हीट अब्सॉर्ब करने की कोशिश करते हैं। जब ये सराउंडिंग से हीट अब्सॉर्ब करेंगे उतनी रिक्वायर्ड एनर्जी इनके पास भी आ जाएगी, ये भी एवेपोरेट कर जाएंगे। अब इस डेफिनेशन के अंदर, सॉरी इस एग्जांपल के अंदर मैंने आपको 2 से 3 चीजें और क्लियर करवा दी हैं जो मैं अब आगे नेक्स्ट जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अभी तक शायद आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गया हो, लेकिन फिर एक दफा देख लें। एवेपोरेशन इज सिंपली कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस फेज, ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। उसके बाद मैंने आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताया, 1 मोल ऑफ वाटर रिक्वायर्ड 40.6 किलो जूल पर मोल एनर्जी। आपकी बुक पे 40.7 लिखा हुआ है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 40.6766 भी ले लेते हैं, जिसको राउंड ऑफ करेंगे तो 40.7 किलो जूल पर मोल एनर्जी बनेगी। अब मैंने आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दी कि हमारे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर हमारे पास 5 पार्टिकल्स हैं, सबकी एनर्जी एक दूसरे से डिफरेंट है। एनर्जी किस फॉर्म में, उनके पास काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में, क्योंकि वो मूव कर रहे हैं, रैंडमली मूव करेंगे। गैस पार्टिकल, लिक्विड पार्टिकल जब वो मूव करेंगे तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। अब ड्यूरिंग मोशन वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, एक दूसरे के साथ एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। जिस पार्टिकल की ड्यूरिंग कोलिजन एंड एक्सचेंजिंग ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी से ज्यादा हो गई, उसने एवेपोरेट कर जाना है। बाकी पार्टिकल्स वहां पे रहेंगे, वो भी एक दूसरे के साथ कोलाइड करते रहेंगे, एनर्जी लेते रहेंगे, एवेपोरेट करते रहेंगे, सराउंडिंग से भी एनर्जी आती जाएगी। जो लो एनर्जी पार्टिकल्स हैं वो सराउंडिंग से इतनी एनर्जी लेंगे कि वो भी एवेपोरेट कर सकें। अब देखें, जब पार्टिकल सराउंडिंग से एनर्जी लेंगे, फॉर एग्जांपल यहां पे टेम्परेचर है 10 सेल्सियस, हीट बेसिकली फॉर्म ऑफ एनर्जी है। टेम्परेचर से हमें हीट मिलती है और हीट से हमें एनर्जी मिलती है। तो जब ये सराउंडिंग से हीट इन करेंगे कंटेनर में अपनी रिक्वायर्ड एनर्जी पूरी करने के लिए, तो सराउंडिंग में जब हीट कम होगी तो डेफिनेटली वहां पे टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। लेट्स सपोज यहां पे 8 सेल्सियस रह गया। अब हम कह सकते हैं कि एवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। एवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस, क्योंकि वो सराउंडिंग से एनर्जी लेता है, सॉरी पार्टिकल जो हम सराउंडिंग से एनर्जी लेते हैं ताकि खुद को एवेपोरेट कर सके। जब वो खुद को एवेपोरेट करेंगे तो सराउंडिंग की हीट कम होगी, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। सराउंडिंग में टेम्परेचर कम होने से कूलिंग प्रोड्यूस होगी, टेम्परेचर कम हो डेफिनेटली हमें कूलिंग फील होगी। तो एक और डेफिनेशन, एवेपोरेशन इज द कूलिंग प्रोसेस, ये भी क्लियर हो गई। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एवेपोरेशन इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। कंटीन्यूअस प्रोसेस ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जो जारी रहे। सिंपली हम कह सकते हैं कि इसकी सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको डेली लाइफ से दूंगा कि आपने जो कपड़े सुखाने के लिए रखे होते हैं सर्दियों में भी और गर्मियों में भी, सूख वो सर्दियों में भी जाते हैं, गर्मियों में भी सूख जाते हैं। लेकिन मसला ये आता है कि गर्मियों में वो कपड़े सुखाने हमारे लिए आसान होते हैं, लेकिन सर्दियों में वो
थोड़ा लेट सूखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि अगर मतलब सूरज चमक रहा है तो आपने कपड़े सुखाने के लिए रखे हैं तो 1 घंटे के लिए सूखे हैं, उसमें से लिक्विड कम हुआ है, अगले 2 घंटे के लिए कम नहीं हुआ, फिर 1 घंटे के लिए कम हुआ है, फिर 2 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए कम नहीं हुआ। ऐसा प्रोसेस नहीं होता, बल्कि टाइम बाय टाइम साथ साथ आप कंटिन्यूसली देखते हैं कि थोड़े थोड़े करके मतलब वो कपड़े सूखते जाते हैं, उनमें से मॉइस्चर कम होता जाता है। सो ये सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है कि वेपोरेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। दो डेफिनेशन थी इसके अंदर, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कि वेपोरेशन इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस और दूसरा वेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। इनको एक्सप्लेन करने की, इनकी एक्सप्लेनेशन मांग ली जाती है बोर्ड के पेपर में, तो आपने दोनों ही याद रखने हैं कि वेपोरेशन इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस एंड आल्सो वेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। क्योंकि वेपोरेशन हर लम्हा होती रहती है, इसलिए हम इसको सिंपली कंटीन्यूअस प्रोसेस का नाम देंगे। आई होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।